गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन शुरू पढ़ रहे थे एमएससी प्रीवियस में रिएक्शन मैकेनिज्म अपना टॉपिक शुरू हो चुका था और अपन ने बात की थी रिएक्शन मैकेनिज्म में कि किसी भी रिएक्शन के लिए यदि अपने को डिटेल कंप्लीट स्टडी करनी है तो वो उस रिएक्शन के लिए क्या कहलाती है, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन ने बात की थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहला तो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा होता है पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है बॉन्ड क्लीवेज, थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट और फोर्थ होता है टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन होती है। उसमें अपन पहला बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। और अपन ने बात की थी कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और एक होता है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और परमानेंट में अपन ने बात की थी अपन 3 इफेक्ट है यहाँ पर स्टडी करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपरमोडुलेशन और तीसरा रेजोनेंस। ये अपन ने इफेक्ट बात की थी। और टेम्परेरी में यदि अपन बात करें तो टेम्परेरी में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये अपने को पढ़नी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग आपका फर्स्ट यूनिट पूरी कवर होती है। उसके अलावा आपको एक आध पॉइंट और बचता है वो अपन बाद में कवर करेंगे। इसमें आपका लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है इन्हीं इफेक्ट में। तो इनको अपन शुरू करते हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में अपन पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये होता क्या है? यदि अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की तो कोई भी रिएक्टेंट है जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जैसे ये कोई रिएक्टेंट है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्टेंट यदि रिएजेंट की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, और रिएजेंट अपन पूरे पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दो तरीके के रिएजेंट होते हैं। यदि सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक नेचर का तो रिएजेंट जो होता है वो मेनली होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, और सबस्ट्रेट यदि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का तो रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। अपन बात कर रहे थे ये जो सबस्ट्रेट है यदि रिएजेंट की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। वो हो सकते हैं बी की तरफ हो जाए और हो सकते हैं ए की तरफ हो जाए। तो अपने पास दो कंडीशन आती है, ये और ये। प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये दो कंडीशन अपने पास बचती है। और यदि इस रिएजेंट को वापस हटा दिया जाए, यहां से अपन यदि रिएजेंट को वापस रिमूव करते हैं तो ये रिएक्टेंट वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न होता है। यही इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि वो इफेक्ट जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल में एक एटम की तरफ शिफ्ट होती है रिएजेंट की प्रेजेंस में। यदि इस रिएजेंट को वापस हटा दिया जाए तो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न या वापस आ जाता है। इसे ही फिर क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ये टेम्परेरी जरूर है पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है वो कंप्लीट होती है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली या तो बी पर जाएगा या ए पर जाएगा। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए particular atom of substrate या reactant
substrate in the presence of reagent called electromagnetic effect. इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसकी यहाँ पर कंडीशन मस्ट है कि ये रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। और यदि अपन बात करें यहाँ पर रिएजेंट को यदि रिमूव कर दिया जाता है तो रिएजेंट जो है जैसा पहले था वैसा ही वापस बन जाता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये भी दो तरीके का होता है, अपन आगे इसकी बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, काफी रिएक्शन में सबस्ट्रेट को डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ रिमूव होंगे जब इनकी रिएक्शन अपन करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट या प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और एक को बोला जाता है माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपन समझते हैं। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हियर द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सबस्ट्रेट, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सबस्ट्रेट की वो उस एटम की तरफ मूव करती है जिस एटम पर रिएजेंट अटैक करता है। Here the pi electron density moves towards the reagent, जिस तरफ से रिएजेंट का अटैक हो रहा है उसी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबस्ट्रेट के ट्रांसफर हो या मूव हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या है? जैसे अपन बात करें कि अपने पास सबस्ट्रेट है एल्कीन और यहाँ पर अपना रिएजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये अपने पास है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ ही मूव करेगी, मतलब उस एटम पर मूव करेगी जिस पर इलेक्ट्रोफाइल के आकर जुड़ना है। ऐसे ही अपन बात करें एल्काइन की, उस पर भी यदि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अपन अटैक करवाते हैं तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ ही मूव करेगी। इसे बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि माइनस ई का मतलब क्या हुआ, तो इसका जस्ट अपोजिट जो है वो माइनस ई इफेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब अपन बात कर सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of substrate moves away from the attacking reagent, जो रिएजेंट अटैक करता है उससे दूर यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है तो उसे बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और यदि इसकी अपन बात करें तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो कैसे नेचर का होगा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। और कार्बोनिल कंपाउंड पर अपन रिएक्शन करवाते हैं कि जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एटम पर मूव होती है। इस सब सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे ही अपन यदि बात करें कोई न्यूक्लियोफाइल है CO2 पर यदि रिएक्ट करता है, अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अपोजिट मूव होती है। ऐसे ही अपन बात करें साइनाइड पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर यदि अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर शिफ्ट होती है? नाइट्रोजन पर। ये दो तरीके के अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ से रिएजेंट अटैक करता है उसी तरफ के एटम पर, या मैं कह दूं जिस पर रिएजेंट आकर जुड़ेगा
सबस्ट्रेट पर उसी एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होती है, जबकि इसमें इसका क्या होता है, अपोजिट। अब बात ये है कब कौन सा होगा, अपने को केवल इतना सा डिसाइड करना है कि कब कौन सा होगा। अपन इसकी बात करते हैं तो इसके लिए अपन अलग से एक छोटा सा पॉइंट बना के करते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपने को डिस्प्लेस करवाने हैं। तो अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ pi electron density, displacement of pi electron density in electromagnetic effect, अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन से डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव होगी, रीएजेंट की तरफ होगी या अवे फ्रॉम द रीएजेंट होगी। तो इसके लिए अपन एक कंडीशन पढ़ते हैं कि कोई सबस्ट्रेट जो है अपना, उसके पास है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए बी। ये जो दोनों एटम है, यदि फर्स्ट कंडीशन यदि अपन बात करें, बोथ एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है अपने पास। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों एटम जो है, बोथ एटम है सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो उस कंडीशन में अपने को ये डिसाइड करना है कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है तो ध्यान रखना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ ही मूव करेगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। जैसे अपन बात करें कार्बन कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर। जैसे मैं बात करूं कीटीन है तो इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं, हमेशा ऑक्सीजन पर। जैसे अपन बात करें साइनाइड है तो इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं, हमेशा नाइट्रोजन पर। और यहाँ पर मोस्टली जो रिएजेंट आता है, अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पर अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन किस पर जाता है, ऑक्सीजन पर। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होते हैं, नाइट्रोजन पर। ऐसे यदि अपन बात करें अमाइड है, सी डबल बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन किस पर मूव करते हैं, यहाँ पर आर नाइट्रोजन पर। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस एटम की तरफ मूव करते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। और ऐसी कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो मैक्सिमम रिएजेंट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। और यदि दोनों एटम सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में तो यहां पर एक कंडीशन लगती है कि साथ जुड़ा हुआ सबस्ट्रेट के साथ जो ग्रुप एटम मॉलिक्यूल जो भी जुड़ा हुआ है वो ही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस एटम की तरफ मूव होंगे। यहां पर डिसाइड करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी depend here the movement of high electron density depends upon the surrounding environment
साथ में क्या जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ मूव होगी। जैसे अपन एग्जांपल करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। अपने को नहीं पता कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर जाएगी या इस कार्बन पर जाएगी। तो यहां पर सेम है एनवायरनमेंट, तो डिपेंड करेगा रिएजेंट कैसा है। इलेक्ट्रोफिलिक है तो अपन ने पढ़ा है उस कार्बन पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन लगाकर जुड़ेगा, परंतु इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये और लगा। ऐसे एटम जिनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब ये जो लगा हुआ ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ मूव होगी, और अपन जनरली जानते भी हैं इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब कौन सा लगता है, प्लस ई है, प्लस आई है, प्लस एच है, वो आगे की बात है। इतना पता है कौन सा इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने वाले कार्बन पर डोनेट होगी। सेम यही डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ मूव होगी, इसकी तरफ होगी। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम की तरफ मूव होगी। ऐसे में यदि बात करूं यहां पर PPH 3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये पॉजिटिव चार्ज। यदि ये कोई रिएक्टेंट है तो इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन खींचता है और खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर शिफ्ट होगी। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से एटम पर मूव होगी। ऐसे ही अपन फिनोल में पढ़ते हैं, फिनोल में क्यों पढ़ते हैं, OH ग्रुप जो है उस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये किस तरफ मूव होगी, ये OH डिसाइड करेगा कि ये रिंग की तरफ मूव होगी। ऐसे ही अमीन है, एनिलीन है, इसमें भी ये डिसाइड होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से कार्बन पर मूव होगी। ऐसे ही अपन बात करें OR है, इथर है, फिनोल है, एनिलीन है, क्लोरोबेंजीन है, सारे में सेम ही कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डिसाइड कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ मूव होगी। और इसी को अपन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये CH2 CH OH सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि नेक्स्ट वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, ये NH2 नेक्स्ट वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही ये है अपने पास, तो इसमें अपन डिसाइड करेंगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दोनों कार्बन में से किस पर मूव करेगी, तो उस कार्बन पर मूव करेगी जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। यहां पर ऑक्सीजन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ध्यान रखना। सेम कॉन्सेप्ट लगता है नाइट्रोजन के केस में, ये भी अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है। यदि मुझे इसके साथ ऐसे रिएजेंट को अटैक करवाना जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो तो वो कहां पर जुड़ेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर चलेगी, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो रिएजेंट कैसी नेचर का है, एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ मूव करेगी। तब अपन डिसाइड करेंगे कि अब रिएजेंट अपने को पता चल गया, रिएक्टेंट के बारे में अपने को पता चल गया, तब अपन डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना काफी, अपन पूरा स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट।